आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है वो चर्चा करेंगे, बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इमरजेंसी, आपातकाल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर नंबर 18 जो आपातकाल की बात करता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक जो है वो मेंशन किया गया है। तो आपातकाल की स्थिति जो होती है वो हमारे देश में की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है और जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है और संविधान की सुरक्षा है, उसके लिए जो है वो इमरजेंसी का प्रोविज़न हमारे देश में जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। विशेष रूप से इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, हमने इसको जर्मनी के बीमर कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो अडॉप्ट किया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है। आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंशियल राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंशियल रूल राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है। वैसे तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो फेडरल है, संघात्मक है। संघात्मक का मतलब है, यदि मैं संक्षिप्त में बताऊं आपको, तो केंद्र सरकार अपने लॉ, मतलब केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए लॉ बनाएगा और राज्य सरकार जो है वो पूरे राज्य के लिए लॉ बनाएगा। मतलब दोनों ही लॉ मेकिंग बॉडी होगी, दोनों अपने अपने क्षेत्र में लॉ बनाएंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, है ना, संविधान सर्वोच्च होगा। कुछ विशेषताएं होती है संघात्मक में। लेकिन जब भी कभी हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी की परिस्थितियों में क्या होता है कि राज्य की जो पावर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और पूरी शक्तियां जो है वो केंद्र में चली जाती है। तो पूरे देश में रूल रेगुलेशन बनाना है, कोई ऑर्डिनेंस पास करना है, स्टेट के लिए रेवेन्यू कलेक्शन करना है, कोई नियम बनाना है, तो वो सब कुछ स्टेट के लिए, स्टेट के जो भी काम होते हैं, स्टेट के पावर सस्पेंड हो जाते हैं और स्टेट के पावर फिर जो है वो सेंट्रल में चले जाते हैं और केंद्र सरकार ही क्या करती है, पूरे रूल रेगुलेशन को बनाती है, कानून बनाती है। अमेरिका में भी फेडरल सिस्टम है, लेकिन अमेरिका में फेडरल सिस्टम होने के बाद भी वहाँ पर क्या होता है कि स्टेट के पावर सस्पेंड नहीं होते। इमरजेंसी के बाद भी केंद्र की अपनी शक्तियाँ होती हैं और राज्य की अपनी शक्तियाँ होती हैं। इमरजेंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेशनल इमरजेंसी जो है आपका, उसमें आर्टिकल 352, 353, 354, 358 और 359, ये इतने आर्टिकल जो है वो नेशनल इमरजेंसी से संबंधित हैं। तो कब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति क्या होती है? तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी केवल प्रेसिडेंट ही नहीं लगा सकते, मतलब राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब तक मंत्रिमंडल से सलाह नहीं ले लेते, यहाँ पर मंत्रिमंडल से सलाह का मतलब है पूरे कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह से है, मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से नहीं। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के बाद ये तय कर दिया गया है कि जब भी कभी इमरजेंसी की घोषणा होती है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल की सलाह जो है वो जरूरी है। जब भी कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह पूरे भारत में या भारत के किसी विशेष स्थान में होने की संभावना है। जरूरी नहीं है कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन हो जाएगा तभी वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। यदि ऐसा डाउट है उनको, यदि ऐसी आशंका लग रही है कि ऐसी कोई स्थिति होने वाली है कि है ना, कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो फिर वो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। जो भी नेशनल इमरजेंसी होती है उसका फर्स्ट जो टेन्योर होता है वो 1 महीने का होता है। 1 महीने के बाद संसद के जो सदन होते हैं, यदि वो उसमें अपनी सहमति दे देते हैं, वैसे तो 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि वो नेशनल इमरजेंसी जो उन्होंने जारी किया है वो खुद भी उसको वापस ले सकते हैं। और यदि उन्होंने वापस नहीं लिया है, संसद के सत्र पे भेजा है, लोकसभा, राज्यसभा उसमें अपनी सहमति दर्शा देते हैं, तो फिर उसका टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। फिर वो 6 मंथ जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम टाइम पीरियड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जब कभी इमरजेंसी लगी है और उसी समय यदि लोकसभा डिसॉल्यूट हो जाती है तो फिर नई लोकसभा आएगी और नई लोकसभा आने के बाद 30 डेज़ के अंदर जो है वो उसमें अपनी सहमति देगी। सहमति दे देती है तो इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी, सहमति नहीं देती है तो राज्यसभा की सहमति से फिर क्या होगा, इमरजेंसी को समाप्ति भी किया जा सकता है। जब भी कभी इमरजेंसी के संबंध में मेजॉरिटी की बात आती है तो याद रखिएगा, हमेशा इमरजेंसी के संबंध में विशेष बहुमत से ही काम किया जाता है, 2/3 के विशेष बहुमत से ही काम किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इमरजेंसी की जो परिस्थितियां होती हैं उसको किस परिस्थिति में जो है वो समाप्त किया जाता है। तो 352 का जो सब क्लॉज 8 है उस पर लिखा हुआ है कि लोकसभा, मतलब जो लोकसभा
की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग। जैसे फॉर एग्जांपल 500 मेंबर है तो 500 का 10वां भाग हुआ 50 मेंबर। यदि उतने मेंबर क्या करते हैं, यदि लोकसभा सत्र में है तो उसके अध्यक्ष को, और लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तो सूचना प्राप्ति की दिनांक से 14 दिन के अंदर जो है वो इमरजेंसी जो है वो समाप्त हो जाती है ना। 14 दिन के जिस दिन में उनको नोटिस मिलती है, नोटिस मिलने के बाद 14 दिन के अंदर इमरजेंसी समाप्त हो जाती है। अब हम समझते हैं कि इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, वो पूरी शक्ति चली जाती है केंद्र को। इमरजेंसी के समय राज्य के विषय पे यदि कोई नियम बनाना है, कोई रूल रेगुलेशन बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। यहाँ तक कि इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वो स्टेट के संबंध में ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं, इतनी पावर होती है। और साथ ही साथ यदि राज्य के संबंध में कोई रूल रेगुलेशन बनाना है, कोई लॉज बनाना है, तो लॉ भी किसके द्वारा बनाया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही साथ जब भी कभी इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के समय स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल वर्क होंगे, तो राज्य की पूरी वित्तीय कार्य होंगे, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो किया जाएगा। आर्टिकल 353 में लिखा हुआ है आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा। राज्य की शक्तियां समाप्त, पूरी शक्तियां केंद्र में चली जाएगी। राज्य सूची के विषय में यदि कोई कानून बनाना है तो वो भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। 354 के हिसाब से जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता है, राजस्व को कलेक्ट करना, राजस्व से संबंधित जो भी काम होता है, तो इमरजेंसी के समय क्या होगा, वो सभी काम जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अब जब भी कभी इमरजेंसी लगती है तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इमरजेंसी लगी हुई है और लोकसभा का यदि 5 साल कंप्लीट हो गया है तो फिर लोकसभा क्या कर सकती है, एक विलॉ बनाकर अपना जो समय है 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकती है। मतलब लोकसभा, संसद जो होगी, लोकसभा अपना खुद का टाइम पीरियड, तो इमरजेंसी के समय जो संसद है वो नियम बनाकर लोकसभा अपना खुद का टाइम पीरियड जो है वो 1 साल एक्सटेंड कर सकती है। और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है तो सामान्य होने के बाद 6 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, उसका जो टेन्योर है ना, लोकसभा जो है वो डिसॉल्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो संसद है वो अपना समय सीमा जो है वो नियम बनाकर खुद बढ़ाती है 1 साल के लिए। संसद भी बढ़ा सकती है और राज्य का जो विधानमंडल है वो भी अपना समय 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होती है तो उसके बाद वो लोकसभा या विधानसभा जो है वो भंग हो जाएगी। आर्टिकल 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। तो जब भी कभी इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के समय राज्य के पूरे पावर केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में राज्य के संबंध में कोई नियम बनाना है, राज्य की सुरक्षा है ना, राज्य की देखरेख, स्टेट का प्रोटेक्शन, ये सभी काम जो है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है और ये काम को जो है वो केंद्र सरकार जो है वो करती है। आर्टिकल 358 में दिया हुआ है आर्टिकल 19 का सस्पेंशन। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि आर्टिकल 19 में हमें 6 तरीके के जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए। तो जब भी कभी इमरजेंसी लगती है ना, युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण क्या ना, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है ना, इन 2 आधार पर यदि आपकी इमरजेंसी लगी है तो ही आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि आर्टिकल 19 को यदि सस्पेंड करना है तो इसके लिए प्रेसिडेंट को अलग से कोई उद्घोषणा जारी नहीं करना पड़ता। आर्टिकल जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी है युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए कोई अलग से हमें कोई प्रक्रिया को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पता चलता है कि नेशनल इमरजेंसी लगी है युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो फिर आर्टिकल 19 जो है वो खुद ब खुद सस्पेंड हो जाता है। और जैसे यदि इमरजेंसी के समय आर्टिकल 19 के अगेंस्ट या आर्टिकल 19 को इग्नोर करके कोई लॉ बनाया गया है, तो जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होगी तो वो जो लॉ हैं वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब इमरजेंसी लगी, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया और ऐसे कोई लॉ बने जो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट हैं, तो जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होगी तो उसके बाद जो लॉ बनाए गए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है कि जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो देखिए क्या है, फंडामेंटल राइट का जो इन्फोर्समेंट है वो सस्पेंड होता है, फंडामेंटल राइट कभी सस्पेंड नहीं होते। फंडामेंटल राइट का जो प्रवर्तन है, जो उसका इन्फोर्समेंट है वो सस्पेंड होता है,
फंडामेंटल राइट जो है वो एज इट इज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बात है कि जो आर्टिकल 20 है आपका और जो आर्टिकल 21 है, ये किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होता। हमारे पूरे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, वो सुस्त अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो आर्टिकल 20 और 21 है वो नेशनल इमरजेंसी में भी जो है वो कभी सस्पेंड नहीं होते, वो एज इट इज़ जो है वो बने रहते हैं। अब सेकेंड इमरजेंसी है आपकी प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। अब राष्ट्रपति शासन कब लगता है, क्या कंडीशन है उसकी समझिए। यदि राष्ट्रपति का ऐसा समाधान हो जाता है या राज्य के राज्यपाल से क्या होता है, उनको कोई प्रतिवेदन मिलता है, दोनों ही कंडीशन है। यदि राष्ट्रपति को खुद से समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को खुद से लगे, या राज्यपाल के द्वारा क्या हो, क्योंकि राज्यपाल की सूचना इसलिए मायने रखती है क्योंकि राज्यपाल एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। राज्यपाल से ऐसा प्रतिवेदन मिलता है कि जो कोई भी स्टेट है वो संविधान के प्रावधानों को मानने से इनकार कर रहा है या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है या कोई भी राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, नेशनल प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो एप्लीकेबल कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति राज्य की सारी शक्तियां, जैसे ही प्रेसिडेंशियल रूल एप्लीकेबल होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्य की सारी शक्तियां जो हैं वो अपने हाथ में ले लेते हैं और विधानमंडल की पूरी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेती है और उसे राज्यपाल या कोई भी अन्य अधिकारी जो है वो चलाते हैं। संसद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग कर सकती है, वह सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं जो राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है। मतलब राज्य की पूरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, पूरी शक्तियां चली जाती हैं राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस स्टेट को जो है वो अपने हिसाब से जो है वो एंटरटेन करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। यहाँ पर ये समझिएगा कि जो राष्ट्रपति शासन है वो एक बार में 2 महीने के लिए जो है वो लगाया जाता है। उसके बाद जैसे ही संसद के सदनों की सहमति मिल जाती है तो 6 मंथ के लिए उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन का जो अधिकतम समय सीमा है वो है 3 साल। 3 साल राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समय सीमा है, केवल 3 साल के लिए ही लगाई जाती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन को यदि 1 साल से बढ़ाना है, जैसे 2 महीने के लिए लगी, फिर संसद की सहमति मिल गई तो वो 6 महीने के लिए समय बढ़ा उसका। अब 1 साल से बढ़ाना है तो हमें कुछ रीज़न मेंशन करना पड़ता है। इसमें 2 कारण हैं। पहला कारण है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वहाँ पर पहले से ही क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थान में पहले से ही लगा हुआ है। या दूसरी चीज़ आपको शामिल कर बताना पड़ेगा कि वहाँ पर स्टेट इलेक्शन है। यदि आप ये दो कंडीशन या उनमें से कोई एक कंडीशन यदि आप प्रूव कर देते हो तो उसके बाद प्रेसिडेंशियल रूल का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से एक्सटेंड किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है। प्रेसिडेंशियल रूल के संबंध में सभी की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि हाई कोर्ट की शक्ति पर राष्ट्रपति शासन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हाई कोर्ट की शक्तियों पर राष्ट्रपति शासन का जो है वो किसी भी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है राष्ट्रपति शासन का 3 साल, वो पंजाब के लिए स्थिति भिन्न है। पंजाब के लिए उसका समय सीमा जो है वो 5 साल जो है वो किया गया है। लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, प्रेसिडेंशियल रूल वो जुडिशियल एक्टिविज्म के अधीन, मतलब वो न्यायिक समीक्षा के अधीन, मतलब जब भी कभी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो न्यायालय जो है वो उसकी समीक्षा कर सकती है। न्यायालय इस बात की जांच कर सकती है कि क्या राष्ट्रपति ने जो राष्ट्रपति शासन लगाया है तो क्या वो तर्कसंगत संसाधन थे या कोई रीजनेबल ग्राउंड के बेस पे लगाया है कि मनमानेपन से लगाया है या तानाशाही के तरीके से लगाया है। इस चीज़ की जांच जो है वो न्यायालय के द्वारा की जाती है। न्यायालय ये नहीं देख सकते कि संसाधन सही अथवा पर्याप्त है, अपितु यह देख सकते हैं कि कार्य तर्कसंगत था कि नहीं। मतलब राष्ट्रपति शासन जो भी लगाया गया है तो जो कोर्ट होगी वो उसकी एफिशिएंसी की जांच कर सकती है। उसका जुडिशियल रिव्यू यदि कोर्ट करना चाहे तो प्रेसिडेंशियल रूल का जुडिशियल रिव्यू जो है वो कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित डिसोल्यूट किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। मतलब राज्य विधानसभा को, मतलब स्टेट असेंबली को केवल तभी डिसोल्यूट किया जाएगा जब राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है, और जब तक ऐसी कोई घोषणा की मंजूरी नहीं प्राप्त होती तब तक राष्ट्रपति जो है वो विधानसभा को केवल सस्पेंड करता है। देखिए, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल सस्पेंड कर सकते हैं,
यदि उनको डिसोल्यूट करना है तो फिर संसद की सहमति की ज़रूरत है। जब तक प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट की सहमति नहीं हो जाती तब तक जो प्रेसिडेंट है वो राज्य विधानसभा को केवल सस्पेंड कर सकते हैं, डिसोल्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, यह है आपका प्रेसिडेंशियल लॉ। एसआर बोम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है कि 356 के संबंध में इसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन जारी किए गए थे कि यदि कोर्ट चाहे तो उसका जुडिशियल रिव्यू जो है वो कर सकती है। अब इसके आगे समझते हैं हम लास्ट इमरजेंसी जो है आपका, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। तो वैसे तो भारत में आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। जब भी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं ना, देश के पास या किसी राज्य के पास पैसा नहीं होता है ना, या पूरे देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो फिर उस परिस्थिति में वित्तीय आपात जो है वो लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात का समय भी 2 महीने है, फिर उसको 6 मंथ के लिए जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। अब जब भी कभी वित्तीय आपात लगता है तो वित्तीय आपात के समय क्या होता है कि भारत में जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं सभी की जो सैलरी है वो डिडक्ट कर दी जाती है, काटती हैं, सभी की सैलरी आधी कर देते हैं, सब में कुछ ना कुछ कटाव होता है, सबकी सैलरी काटी जाती है। लेकिन एक ही व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी इनकी किसी भी जो इनकी सैलरी होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में और राष्ट्रपति शासन में आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, फंडामेंटल राइट पर आपके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो आज तक कभी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति नहीं बनी है और 2 महीने के लिए लगाई जाती है, 6 महीने के लिए जो है वो उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। अब मैं यदि इस टॉपिक को कंक्लूड करूं, हाँ एक इस पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल और है आपका आर्टिकल 365, जिसको हम आर्टिकल 356 से कोरिलेट करके पढ़ते हैं कि संघ द्वारा किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफल होना। तो वही लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है। मतलब 356 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ 365 को भी कोरिलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी 3 प्रकार की इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात कौन सा किस परिस्थिति में लगता है उसको हमने देखा। अभी तक यदि मैं भारत की बात करूं तो अभी तक हमारे भारत में 3 बार जो है वो इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। सन 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, सन 1971 में भारत पाक युद्ध में, और सन 1975 में 3 बार हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और उसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।